तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ने 7 नवंबर को अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वंदे मातरम जो है 7 नवंबर 1875 में इसका रचना हुआ था। तो उस वर्ष 150 वर्ष का जश्न मनाया है। यह दिन वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि स्थापना के यानी जब लिखा गया था उसके रूप में यह मनाया गया है। अगर आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की बात करें तो मान्यता प्राप्त 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये जो उपलक्ष्य में मनाया गया है वो रचना के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसके लेखक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। अपने पुस्तक आनंद मठ में इसको लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। आगे, कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नवंबर 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तेजस हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए 113 जेट इंजन खरीदने हेतु एरोस्पेस के साथ एक समझौता किया है। तो ये बिल्कुल सही है। GE एरोस्पेस एक अमेरिकी कंपनी है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसको 14वां नंबर का जो है महारत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 14 कंपनियां ऐसे हो गए हैं जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश का अस्थायी संरक्षित दर्जा समाप्त कर दिया है। तो यानी TPS का दर्जा समाप्त किया है, तो वह दक्षिणी सूडान का जो है TPS का दर्जा समाप्त कर दिया है। अगर अमेरिका में TPS की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1990 में किया गया था, जो कि बाहरी मूल के जो व्यक्ति है वो आके यहाँ पे निवास कर सकते हैं और व्यापार के लिए उनको रोजगार दिया जाए। अगर दक्षिणी सूडान की बात करें तो इसके राजधानी का नाम हो जाएगा जुबा, जो कि दक्षिणी सूडान का राजधानी है। अगला, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे COP 30 लीडर्स समिट में लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, यह ब्राजील के नेतृत्व वाली पहल है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगर कोप की बात करें तो COP 29 का बैठक जो था वो बाकू में किया गया था। COP 28 का बैठक UAE में किया गया था। COP 27 का बैठक जो है इजिप्ट में किया गया था। और COP 26 का बैठक उसमें भारत सरकार द्वारा 500 गीगावाट लगाने का लक्ष्य लिया गया था। अगला, नवंबर 2025 में ऐतिहासिक बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में मनाया गया। अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख एक और यात्रा निकाला गया था जिसको जगन्नाथपुरी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने 10 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्ष मनाया है, बिल्कुल सही है। हॉकी की स्थापना की बात करें तो वह 1925 में हुआ था। वर्तमान में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया है। और हॉकी में प्रथम बार गोल्ड मेडल की बात करें तो वह 1928 में जीता गया था। अगला है, यह अवसर हॉकी में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक के 100 वर्ष पूरे होने के प्रतीक हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण पदक जो है 1928 में जीता गया था, तो उस हिसाब से 100 वर्ष अभी नहीं, 3 वर्ष बाद पूरा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 14 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया है।
तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुवालू। यह जो है अवस्थिति, इसकी बात करें तुवालू की अवस्थिति की, यह तो प्रशांत महासागर के पास हवाई द्वीप के पास स्थित है। प्रशांत महासागर के अंतर्गत हवाई द्वीप के पास स्थित है। अगर आईयूसीएन की बात करें तो इसका स्थापना 1948 में किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वह स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आईयूसीएन का। अगला, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क बीमरेन सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह बीमरेन का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन था। यह बिल्कुल सही है। यह कोची में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1797 में किया गया था। इसके संस्थापक कुल 5 देश थे और 2 इसमें अलग से ऐड हो गए, भूटान और नेपाल। तो वर्तमान में इसके 7 देश हो गए, 7 देश वर्तमान में इसमें है। अगला क्वेश्चन, आईएनएस रक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक सर्वेक्षण पोत है, ये बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही। अगर इसी के साथ बात करें एक संजय का, तो संजय जो है सूचना वाहक डिवाइस है जिसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया। डीआरडीओ का स्थापना की बात करें तो 1958 में डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खेलो इंडिया यूनिवर्स गेम्स 2025 के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो 5वां संस्करण जो 2025 का था वो राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया गया था। पहला शहर है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। तो यह जो है कथन सही है। इस संस्करण में कुल 23 पदक खेल और 2 प्रदर्शन खेल शामिल थे। तो यही कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 23 पदक खेल तो सही है लेकिन 2 प्रदर्शन खेल नहीं, बल्कि 1 प्रदर्शन खेल इसमें शामिल था। अगला जो है खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तैराकी, योगासन आदि शामिल थे, ये बिल्कुल सही है। पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और फायरिंग, कयाकिंग तथा साइकिलिंग को शामिल किया गया था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे बस 1 प्रदर्शन होगा। अगला क्वेश्चन, 8वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जयपुर में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टोटल शतरंज विश्व चैंपियनशिप टूर के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ भी जो है गलत कथन का चयन करना है। तो टोटल शतरंज विश्व चैंपियनशिप टूर नामक नई विश्व चैंपियनशिप 15 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे शतरंज में आयोजकों द्वारा घोषित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत शतरंज महासंघ यानी फीडे द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह भी सही है। इस श्रृंखला में केवल क्लासिक प्रारूप शामिल है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल क्लासिक प्रारूप नहीं बल्कि इसमें 3 प्रकार के प्रारूप शामिल है, सामान्य प्रारूप, क्लासिक प्रारूप और कंबाइंड प्रारूप। अगला है, इस श्रृंखला के विजेता को फीडे वर्ल्ड कंबाइंड चैंपियनशिप की उपाधि दी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत है। हाल ही में डी कुकेस ने मैग्सन कार्लसन को हराया है। अगर 88वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वह दिव्या देशमुख हो जाएंगी, और 89 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है वो हो जाएंगे रोहित कृष्णा। अगला, ट्रांस बाउंड्री जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर अभिसमय संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमन में शामिल होने वाला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, यह दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। यह अभिसमय 2012 में लागू हुआ था, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिसमय जो है इसका स्थापना 2012 में नहीं बल्कि घोषणा हुआ था 1992, और लागू की बात करें तो 1996 में से यह लागू हो गया। तो यहाँ पे 2012 नहीं 1996 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन,
आईसीसी द्वारा सितंबर माह के लिए घोषित आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 अवार्ड्स के विजेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईसीसी ने अगस्त 2025 के लिए भारतीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, ये बिल्कुल सही है। भारत की महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 दोनों सही। यहाँ पे दोनों जो है भारतीय हैं, मेंस और वुमेन्स दोनों तरफ से। अगला जो है वैश्विक ऊर्जा कार्यक्रम सूचकांक 2025 के अंतर्गत गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनी कर्ता क्रमशः स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क हैं, यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 36वां है, तो यह जो है कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सूचकांक की बात करें तो अगर 2025 के हिसाब से बात करें तो इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 71 हो जाएगा। अगर 2024 के हिसाब से बात करें तो भारत का स्थान 63 हो जाएगा। इस सूचकांक में अंतिम 108वां स्थान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का है, ये बिल्कुल सही है, 118वां। अगला, नाटो के सदस्य देशों ने रक्षा खर्च के लिए अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5% किया है। अगर नाटो की बात करें तो नाटो समिट 2024 का आयोजन जो था अमेरिका में किया गया था, और 2025 की बात करें तो इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। नाटो में वर्तमान में कुल 32 देश सदस्य हैं। अगला, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो नाटो का सम्मेलन 2025 में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ने ऊपर चर्चा किया कि जो 2025 वाला है उसका सम्मेलन नीदरलैंड में किया गया था। और अगला कथन है, नाटो द्वारा अपने जीडीपी का 3.5% सेना पर खर्च करने का अनुमान दिया है, तो तथा 5% साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचा पर कार्य होगा, तो यह जो कथन है यही सही है। अगला जो है, नाटो 2025 से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा 2030 में की जाएगी, यह भी गलत है, क्योंकि 2029 में की जाएगी, 2029। अगला है, नाटो का नवीनतम देश स्वीडन, जिसे 2025 में जोड़ा गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2025 में नहीं बल्कि 2024 में ही उसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का संबंध खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी से नहीं है? तो नहीं है की बात करें तो सिंगापुर। अगर भारत में सर्वाधिक एफडीआई की बात करें तो वह सिंगापुर से ही आता है, दूसरे स्थान पे अमेरिका से आता है। अगला, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन 15 से 17 जून कनानिरिकस कनाडा में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इस सब की अध्यक्षता मार्क कानी द्वारा की गई, ये भी सही है। 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 के आउटरीच सत्र में भाग लिया, ये भी सही है। इस सत्र में पीएम मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा पर भाषण दिया, यह भी सही है। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर गलत कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को और WMO द्वारा किया गया। अगर यहाँ पे WTO की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1995 में हुआ था, और WB यानी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका स्थापना जो है 1945 में हुआ था। बाकी ऐसा जो है एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, स्पेसएक्स जो है अमेरिकन निजी कंपनी है, जो कि एलोन मस्क का स्पेस कंपनी है। इसरो भारत का स्पेस कंपनी है, और नासा की बात करें तो यह अमेरिकन स्पेस कंपनी है। अगला, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के समन्वय में कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इस सम्मेलन का आयोजन नीस फ्रांस में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का संरक्षण और सतत उपयोग के लिए समुद्री संसाधन का संरक्षण करना। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महासागर सम्मेलन पूछ रहा है, तो बंदरगाह नहीं होगा। यहाँ पे महासागर संरक्षण तथा सतत उपयोग के लिए समुद्री संसाधन का उपयोग करना है।
अगला चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 में की मेजबानी चीन और दक्षिण कोरिया करेंगे। तो यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। अगला 22वां सांग्री ला संवाद 2025 में भारत का प्रतिनिधि दल किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान द्वारा किया गया है। अगर अनिल चौहान की बात करें तो वर्तमान में ये भारत के सीडीएस हैं। अगला निम्न में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? तो 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक बनारसी यूपी में हुई, ये बिल्कुल सुमेलित है। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वान जर्मनी में हुआ, ये भी सही है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड एक्सपो 2025 की जो बैठक है वो जापान में हुआ था, और कुआलालंपुर मलेशिया की बात करें तो यहाँ पे आसियान 2025 का बैठक हुआ, जो कि 47वां बैठक था। अगर 11वां ब्रिक्स संसद मंच 2025 ब्राजील, ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। जय हिंद योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जय हिंद योजना का शुरुआत किया गया है। अगला उस प्रकार का मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। इस प्रकार का कोई भारत में मौसम नहीं देखा जाता है। अगला भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है, तो यह बिल्कुल सही है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 दोनों सही है। अगर भारत की जलवायु की बात करें तो संपूर्ण भारत का ओवरऑल जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो वो हो जाएगा CWG, जो कि मैदान की बात करें तो मध्य इलाका हो जाएगा, जैसे उत्तरी और मध्य इलाका, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो शीत ऋतु में वर्षा की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में दिल्ली के क्षेत्र में बारिश होता है। यह जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से जल उठाकर और यहाँ पे लाके बारिश कराता है। अगला भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ जाड़े में होने वाली वर्षा की एकमात्र क्रमशः कम होती जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब उत्तरी मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा आता है वो दिल्ली में ज्यादा होता है, उसके बाद बढ़ते जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वो कम होते जाता है। अगला भारत में निर्वातन मानसून का मौसम इनमें से किस महीने में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर महीने में। निर्वातन का मतलब होता है लौटते मानसून का समय क्या है, तो वो हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। ऐसे तो सितंबर ही देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अक्टूबर से नवंबर होगा। अगला निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। तो काल बैसाखी की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और असम। काल बैसाखी की बात करें तो यह चाय से संबंधित है, चाय के फसल के लिए अच्छा होता है। आम्र वर्षा केरल में देखा जाता है, जो कि आम के फसल के लिए अच्छा होता है। चेरी ब्लॉसम की बात करें तो यह कॉफी के लिए अच्छा होता है। अगला शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु का मानसून हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में पूरा बारिश होता है। अगला भारत में डॉट 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 की अवधि के सामान्य वर्षा के आगमन के समय होता है जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। भारत की जो जलवायु है वो जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करती है। अगला नीचे दिया गया है कथन और कारण,
जिनमें से चयन करना है। तो अभी कथन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहती हैं। ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा से समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीने के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो डॉट 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 से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय से आती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से आती है। अगला, हाल ही में दो चक्रवातों ने भारत में पूर्वी और पश्चिमी तट को प्रभावित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तितली चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया। ये बिल्कुल सही है। अगला है लूबन चक्रवात ने भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित किया। यह गलत हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी तट नहीं बल्कि ओमान में आया था। यह लूबन चक्रवात जो है ओमान में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल वन सत्य। अगर अभी हाल की बात करें तो मोथा चक्रवात का किनारा तट पे आया था जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे टकराया था। इसका नामकरण जो है थाईलैंड द्वारा मोथा चक्रवात किया गया है। रेमल चक्रवात की बात करें तो ओडिशा के तट से टकराया था। इसका नामकरण जो है ओमान द्वारा किया गया है। यागी टाइफून की बात करें तो ये जापान की तरफ आया था, जिससे बचाने के लिए भारत सरकार ने सद्भाव ऑपरेशन चलाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट पर दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी पूर्वी केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून। यह बंगाल की खाड़ी से जो है जल बोझ लेता है। अगला जो है, भारत के पश्चिमी तट पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट से टकरा के मानसून पश्चिमी तट की ओर बहुत ज़्यादा वर्षा कराता है। और पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता जो पाया जाता है भारत में, वो पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। अगला, भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाले वर्षा विभिन्न की संभावना सर्वाधिक किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्र में कुछ फिक्स नहीं होता है कि यह कब वर्षा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होता है वह है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ, उत्तरी पूर्वी विक्षोभ या दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून में विभाजित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवमानों के बनने से संबंधित है। ये भी सही है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में बर्फीबारी का प्रमुख कारण है। ये भी सही है। अल नीनो का भारत में मानसूनी वर्षा बढ़ाने वाला प्रभाव माना जाता है। तो ये गलत है क्योंकि अल नीनो जो है भारत में मानसूनी वर्षा को घटाने का कार्य करता है और लाल नीनो वर्षा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSHW। अगला, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट में अधिक जैव विविधता भी पाया जाता है और अधिक वहां पे वन भी पाया जाता है। अगला, कथन तथा कारण आर दिया गया है, कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। कथन की बात करें तो सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। ये बिल्कुल सही है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु निर्धारण नहीं करती।
तो देश का सतह क्षेत्र तल क्षेत्रफल ये निर्धारित नहीं करता है, बाकी ऊंचाई, अक्षांश, भूमि और जल का वितरण ये निर्वातित करता है। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का चयन करें तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को लू के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर के दौरान होती है, ये बिल्कुल सही है। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, यह भी सही है। उत्तरी मैदानी भागों में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। मेघालय में 400 सेमी से अधिक वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही है। मेघालय के जो अंदर चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसे मानसिन राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला, नीचे दिए गए अभिकथन जिसमें कथन और कारण दोनों दिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा से समानांतर स्थित और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु उपयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो कृषि के लिए जो उपयोग की जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं, ये भी सही है। जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हिमालयी क्षेत्र की जो मृदा है उसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अगला ऑप्शन है उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखने के लिए मिलती है। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण यह जो है लाल रंगों की दिखती है। अगर कि काली मृदा की बात करें तो टेनिफेरस के कारण काली दिखाई देती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को इसकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा। अगर काली मृदा की बात करें तो इसमें कपास की खेती बहुत अच्छा से होता है तथा रबर की खेती बहुत अच्छा से होता है। इसे रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपासिया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संबंध में सही नहीं है। तो काली मिट्टी को कपास के मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह भी सही है। ये सी नंबर ऑप्शन है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रेत की मात्रा जो है अधिक नहीं होती है बल्कि बहुत कम मात्रा में होती है। इसकी संरचना जो है गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, यह भी सही है। अगला, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का देखना है तो यह दक्षिणी पठार के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। केबरस के अनुसार रेंगून मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्र नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत हो जाएगा क्योंकि काली मिट्टी जो है दक्षिणी के भारत के पठारीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि दक्षिणी भाग में है। हिमालय क्षेत्र में जो है पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान करें। तो इनमें चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है और ये सामान्यतः मृत्तिकाएं गंभीर और अपरागम्य होती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है।
तो इस सभी कथनों के हिसाब से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। अगला, भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कॉफी की बात करें तो लैटराइट मिट्टी सबसे प्रयुक्त है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है लेटराइट मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ गलत का चयन करना है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल काजू जैसे क्षेत्रों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है, ये बिल्कुल सही है। ये कथन जो है सही है। इनमें से सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि ह्यूमस की मात्रा जो है काफी कम मात्रा में होते हैं। यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, यह बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होते हैं, यह भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? तो लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होता है, तो यह बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होते हैं, वह पश्चिमी बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती हैं, तो यह जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वन। अगला, कुल क्षेत्र में प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में भारत का निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार के उच्च से निम्न तक व्यवस्थित करना है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला मिट्टी है भारत में, वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी एक नंबर पे, जो कि नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो पहले स्थान पे हो जाएगा लाल मिट्टी, उसके बाद हो जाएगा काली मिट्टी, उसके बाद हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, उसके बाद हो जाएगा रेगिस्तानीय मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से ऊसर मिट्टी के संबंध में है, तो चूने का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है ऊसर मिट्टी को, तो ये गलत हो जाएगा। चूने का प्रयोग करके नहीं बल्कि नमक या जिप्सम का प्रयोग करके सुधारा जाता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम हो जाएगा। अगला, भारत का भूमि रक्षक तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2030 तक रखा गया है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिया हुआ है। पहला अभिकथन देखते हैं, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, तो यह अभिकथन जो है गलत हो जाएगा क्योंकि प्रसार के कारण नहीं होता है बल्कि अनुपात के कारण होता है। अगला, उनमें आमतौर पर न नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अगला, नीचे दिए गए कथन ए और आर का चयन करना है। तो भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह जो है सही हो जाएगा अभिकथन। अगला अभिकथन है, कथन कारण है, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है कि आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर के लिए अस्थायी प्रकार से उत्पादन के लिए उपयोगी है, वो उसमें पाई जाती हैं, तो वह कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है वो मिट्टी। अगला क्वेश्चन, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए बात करें तो लाल लेटराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यह काली मृदा से बना हुआ है, और हिमालय पर्वत की बात करें तो यह पर्वतीय मिट्टी से बना हुआ है। अगला, लाल और पीली मिट्टी और उनके कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आसानी से पाई जा सकती हैं। अगला, डॉट 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 की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रायद्वीपीय पठार को जो है उद्भेदन के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वत की बात करें तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। उत्तरी मैदान की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और तटीय मैदानों की बात करें तो यहाँ पे हमेशा डेल्टा मिट्टी पाई जाती है, डेल्टाई मिट्टी। अगला कथनीय तथा कारण दिया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 सही है किंतु 2 गलत है। अगला, भारत में काली रेंगून मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ गलत कथन का चयन करना है। तो रेंगून मृदाएं महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। काली मृदा उष्णकटिबंधीय चरने जब जम के नाम से भी जानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। काली मृदा पौध मृदा है, ये भी सही है। रेंगून मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कम नहीं बल्कि ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो लेटराइट मृदा की बात करें तो यह हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी। लवणीय मृदा की बात करें तो यह कच्छ के प्रदेश हो जाएगा, यानी कच्छ के रण। काली मृदा की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। लाल दोमट मृदा की बात करें तो छोटा नागपुर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CDBA। तो मिलते हैं लोग अगले सेट में लेके, तब तक के लिए जय हिंद।